Okay guys, let's start now. Come to point number 9, disadvantages of strategic management. कल अपन ने एडवांटेज देख लिए थे, कितने एडवांटेज देखे थे अपन ने? 6 एडवांटेज देखे थे. कौन कौन से? एक बार वापस बोलना. इट डिस्चार्जेस द बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेकंड है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट. तीसरा है इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग. फोर्थ वन इज इट गिव्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव. फिफ्थ वन इज अंडरस्टैंडिंग एंड बाय-इन्स. बाय-इन्स मतलब क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज. उनको समझाया जाता है कि ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्यों लिया जा रहा है. अगर उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा तो क्या हो सकता है? उनका रिडंड क्या बंद हो गया? बाय-इन्स में क्या है? अगर उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा और उनके ऊपर स्ट्रेटेजी थोप दी जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा? बेसिकली वो रिडंडेंस दिखाएंगे, वो इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाएंगे नहीं, इसलिए उनका बाय-इन्स जरूरी है. एडवांटेज ये है कि स्ट्रेटेजी अगर प्रॉपर्ली कम्युनिकेट हो गई तो उनका बाय-इन्स मतलब उनका कंसेंट मिल जाता है अपने को. तो स्ट्रेटेजी का एडवांटेज ये है. और लास्ट है मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस. अरे भाई, तू तेरी अगर स्ट्रेटेजी नहीं बनाएगा देन व्हाट आर यू गोइंग टू मेजर? What is strategy? Strategy मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट यू आर डिसाइडिंग. व्हाट यू आर टुडे एंड व्हाट यू वांट टू अचीव, ये स्ट्रेटेजी होती है. अगर तू अपना एंड पॉइंट ही नहीं बनाएगा तो हाउ यू आर गोइंग टू मेजर योर प्रोग्रेस? फॉर एग्जाम्पल, खुद की प्रोग्रेस को कैसे मेजर करती हो तुम? चलो तुम बताओ चंद्रकला, कल नहीं थी तुम, बताओ अपनी प्रोग्रेस को कैसे मेजर कर सकती हो? कोई भी लाइफ में कोई भी प्रोग्रेस को कैसे मेजर करोगी? शॉर्ट टर्म गोल क्या है अभी तुम्हारा? नहीं, वो तो अल्ट्रा शॉर्ट हो गया, एकदम छोटे से भी छोटा हो गया डेली. फिर बाद में बोलोगे सर पेज कंप्लीट करना, ये अल्ट्रा शॉर्ट हो गया. नहीं, इतना भी छोटा नहीं. सीए में बनना, ठीक है, ये मिड टर्म गोल है तुम्हारा अभी. अब ये मिड टर्म गोल अचीव करने के लिए ये पहले गोल सेट करना जरूरी है ना, फिर तुम्हें समझ में आएगा हाँ 5 सब्जेक्ट हो गए, मेरी प्रोग्रेस ट्रैक करते आएगी. जब तक गोल सेट नहीं करोगे तब तक तुम्हें प्रोग्रेस मेजर नहीं करते आएगी. अभी देखो कई लोगों के गोल बहुत लूज एंड पे रहते हैं. हाँ हमें जीना है, हाँ हमें कुछ बच्चे पैदा करने हैं, उन बच्चों की शादी करके उनके बच्चों का मुंह देख के मना, ये कैसा गोल है बे तेरा? अब इसमें क्या प्रोग्रेस मेजर करेगा? एक शादी हो गई, गोल अचीव हुआ थोड़ा सा. दूसरी शादी हो गई, दूसरी तो होगी नहीं. अच्छा, एक बच्चा हो गया, एक और गोल अचीव हो गया. ऐसे प्रोग्रेस नहीं मेजर करना. ये स्ट्रेटेजी काय की है इसमें? मेरे को बता विशाल, काय की स्ट्रेटेजी है इसके अंदर? बच्चा पैदा करना इज नॉट अ स्ट्रेटेजी. ठीक है, तो स्ट्रेटेजी प्रॉपरली बिजनेस के अंदर अगर बनाई जाएगी, क्या हो गया? तू भावुक हो गया एकदम. अगर स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी तभी उसको मेजर करना पॉसिबल है. बट देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. देखो क्या क्या डिसएडवांटेज है. पहला, फ्यूचर डज नॉट अनफोल्ड एज एंटिसिपेटेड. भाई अनफोल्ड मतलब क्या होता है? ये हो गया फोल्ड और ये हो गया अनफोल्ड. मानो ये फ्यूचर अब मैंने सोच के रखा कि मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, जो मैं सोच रहा हूं वही होने वाला है, वही आउटकम आएगा, इसको खोलने पर वही आउटकम दिखेगा. तुम सोच रहे हो बहुत मेहनत करी मैंने, रिपोर्ट कार्ड के अंदर जो मार्क्स मैं चाहता हूं वो है, फ्यूचर अनफोल्ड, वाट लग गई. ऐसा होता है इसके अंदर. बोला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हर बार जो तुमने एंटिसिपेट किया है दैट मे नॉट अनफोल्ड, वो आउटकम नहीं आएगा. तो सर फिर स्ट्रेटेजी बनाने का फायदा ही क्या? देखो रिसर्च कंडक्ट हुई और रिसर्च में पता चला कि जो कंपनी स्ट्रेटेजी बनाती है उनका फ्यूचर भी अनसर्टन है, फिर भी कंपैरेटिवली बेटर है वो. जो तुम देखो कई बार लोग प्लानिंग बनाते, चलो मेरे को सीए में बनना है, मैं प्लानिंग करता हूं कैसे कैसे पढ़ाई करनी है. प्लानिंग करने के बावजूद भी फेल होता है ना बंदा, लेकिन प्लानिंग करने से पास होने की गारंटी भी तो है. तो वी आर बेटर. देखो गारंटी नहीं मिल जाती है बट स्टिल प्लानिंग इज बेटर, स्टिल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज बेटर, ऑल्दो द फ्यूचर में नॉट बी एज यू हैव प्रेडिक्टेड. समझ में आया क्या? फ्यूचर में नॉट अनफोल्ड एज एंटिसिपेटेड. समझ में आया? ठीक है, तो इस पॉइंट को इन्होंने कैसे लिखा है कि फ्यूचर इज नॉट इन आवर हैंड, तो सीधी बात है, तो जो आउटकम आएगा दैट इज ऑल्सो नॉट इन आवर हैंड. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समटाइम फेल्स टू अनफोल्ड द फ्यूचर एज वी हैव डिसाइडेड. बट रिसर्च हैव बीन कंडक्टेड. उस रिसर्च में ये पता चला है दोज हु प्लान, दोज हु मेक स्ट्रेटेजी आर स्टिल बेटर देन दोज हु डोंट. समझा? As we all know, predicting the future is not easy undertaking. The belief being that if the future does not unfold as anticipated, then it may invalidate the strategy. Recent research demonstrated that organizations that uses planning process achieve better performance than those organizations who don't, regardless of whether the actual achieved where they actually achieved their intended objective. क्या बोल रहा है? अगर तुम प्लानिंग नहीं करोगे तो भी फेल हो सकते हो, तुम प्लानिंग कर रहे हो तो भी फेल हो सकते हो, पर जो प्लान कर रहा है वो कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन में रहेगा. ऑल्दो अपना अल्टीमेट एम तो नहीं अचीव कर पाएंगे
यहां पे देखो एक्चुअली जो एम रखा है ना, ऑब्जेक्टिव रखा है, वो नहीं अचीव कर पाएंगे, बट स्टिल बेटर तो रहेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सक्सीड करने के लिए नहीं काम करती, कई बार सर्वाइवल भी जरूरी रहता है। तो हो सकता है मार्केट के लीडर नहीं बने, जियो आने के कारण बाकी कंपनी एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गई है, मार्केट शेयर उनका जा रहा है, डजंट मीन कि वो सर्वाइव ही नहीं करेंगी, तो सर्वाइवल भी गोल हो सकता है। तो स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उनको मालूम है जियो से सक्सीड होना भी पॉसिबल नहीं है, डजंट मीन कि स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे। समझ में आया पॉइंट? दूसरा, इट इज एक्सपेंसिव। स्ट्रेटेजी ऐसे नहीं बनती है भाई, स्ट्रेटेजी के लिए लगता है रोकड़ा, स्ट्रेटेजी के लिए सच में लगता है पैसा। क्यों? क्योंकि भाई तू स्ट्रेटेजी अगर बना रहा है तो दिमाग में तो स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी, यू हैव टू डिप्लॉय द रिसोर्सेस, तुझे रिसोर्सेस लाके डालने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आज एक केस स्टडी लेने वाला हूं, 4 पॉइंट होने के बाद वहां समझ में आएगा व्हाई स्ट्रेटेजी इज एक्सपेंसिव। जियो ने मतलब रिलायंस इंडस्ट्री ने जब जियो एस्टेब्लिश किया, कितना खर्च किया होगा तुम्हारे हिसाब से, कुछ आइडिया? करोड़? अरे हाँ करोड़ में ही होगा, पर कितने करोड़? 1000। भाई तू बोल। 1500। अथर्व? 1000। कुछ भी रफ आइडिया बस। 2000 करोड़। वसुंधरा? 1000। ओवी? 1000। तुम बोलो। हाँ बोलो ना कुछ तो। 4-5,000 करोड़। वाह, वो 4-5 हजार करोड़, कोई तो आया। हाँ बोलो तुम। 2000, 3000। बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोला, ऐसे क्या शर्मा रहा है? चलो मैं ना फिगर लिखता हूं, तुम काउंट करो खुद ही मेरे को। मयूरेश बोलना कितना फिर भी अंदाजा। हाँ गिनो। ₹2.5 लाख। अब बोलो, ये पिछले 10 साल में आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन ने मिलकर भी नहीं किया था। उन्होंने तीनों ने मिलकर 1 लाख CR किया था, और इसने मोटा भाई ने बॉम्ब फोड़ दिया सीधा 2.5 करोड़, 2.5 लाख करोड़ का खर्चा कर दिया एकदम। अब स्ट्रेटेजी थी भाई की, स्ट्रेटेजी क्या थी डिस्कस करेंगे 4 पॉइंट होने के बाद। 2.5 लाख करोड़ खर्चा किया। स्ट्रेटेजी कैन बी सम टाइम वेरी 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 एक्सपेंसिव, पर रिटर्न भी आ रहा है उसको, उसका रिटर्न भी अपन देखेंगे कितने टाइम में रिटर्न निकालेगा। आंखें फट गई ना, 2.5 लाख करोड़, जीरो ही गिनते नहीं आ रहा था। कैल्सी तो आत्महत्या कर लेता है, अपना बोलता है ये अपना नहीं है। अंबानी का कैल्सी भी अलग होगा, अंबानी के कैल्सी करोड़ से स्टार्ट होता होगा। 2.5 लाख करोड़, अपने को 2.5 लाख भी दे दिए तो खुश है, 1 करोड़ भी दे दिए खुश है, 2.5 लाख करोड़, ये जीरो ही खत्म नहीं होते। मैंने गलती से 1 आधा जीरो कम भी लिख दिया होगा, क्योंकि इतने जीरो मेरे को भी लिखने की आदत नहीं है। तो इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव होने का सर ड्रॉबैक क्या है? मोटा भाई मतलब अंबानी भाई के पास तो था ना पैसा, अरे लेकिन हर एक के पास थोड़ी होता है पैसा। कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, उसके लिए पैसा लगने वाला है, तो वो क्या करेगी? तो समटाइम डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज दैट इट इज वेरी एक्सपेंसिव, कई बार बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। अब क्या हुआ समझो, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को स्ट्रेटेजी बनानी है, और मैंने एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट को हायर किया और उसको 10 लाख रुपए दिया। ये 10 लाख रुपए मेरी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग स्ट्रेटेजी। पूरा साल भर तामझाम किया, जो उसने स्ट्रेटेजी बताई उसके कारण मेरा बेनिफिट हुआ 8 लाख। बताओ क्या मुझको ये काम करना चाहिए था क्या? आई गॉट बेनिफिट ऑफ 8 लाख, और मैंने स्ट्रेटेजी पे ही 10 लाख खर्चा कर दिए, तो क्या ये स्ट्रेटेजी बनाने में को टाइम वेस्ट करना चाहिए था? नहीं। हियर माय कॉस्ट इज ग्रेटर देन बेनिफिट, मुझको ध्यान नहीं देना चाहिए था ऑन दिस स्ट्रेटेजी। डिड यू गेट दिस? समझा विशाल? समझा? इन the non-profit sector there are many organizations that cannot afford to hire an external consultant to help them develop their strategy. Also it is very important to ensure that implementation, underline कर लेना,
कैनॉट अफोर्ड, सिर्फ कैनॉट अफोर्ड को अंडरलाइन कर लेना, अफोर्ड नहीं कर सकते. Also, it is important to ensure that implementation of strategic process is consistent with the need of an organization and that appropriate control are implemented to allow cost benefit discussion. यानी कि जिस दिन तुम स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, देखो तुमसे स्ट्रैटेजी बनने से रही, ये जियो का सिर्फ एक प्लान था. जियो मतलब रिलायंस का एक प्लान था कि अपने को जियो के अंदर आना है, लेकिन उनका ये सिर्फ सोच थी. उसको शेप कौन देता है? एक टीम देती है प्रॉपर शेप. अब ये 2.5 लाख करोड़ रुपए इसका एक्सपेंडिचर है, ये नहीं कह सकते कि इसका स्ट्रेटेजी की कॉस्ट है, नहीं, ये इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है. तो इसने कंसल्टेंट को 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ दिए होंगे. कंसल्टेंट होते कौन है? तुम्हारे मेरे जैसे लोग, कुछ सीएमए होंगे, कुछ सीएस होंगे, कुछ एमबीए वाले होंगे, कुछ सीए होंगे. तो ये सारे लोग मिलकर इसको एडवाइस देंगे. तो एडवाइस दी, 1 करोड़ रुपए फीस चार्ज करी. और अगर रिलायंस जियो को उसके कारण 100 करोड़ 200 करोड़ का बेनिफिट हो रहा है, तो स्ट्रेटेजी वायबल है ना. तो कॉस्ट बेनिफिट डिस्कशन करना जरूरी है कि भाई मैं तेरे ऊपर खर्चा तो कर रहा हूं, पर फायदा कितना होने वाला है. होता है तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा कभी कभी. तुम पता चलता है, करते हो ना, ऑनलाइन फूड डिलीवरी मंगवाने जाते हो, तुम बोलते हो 60% ऑफ मिलने वाला है, मंगवा लेते हो, पर वो डिलीवरी चार्ज ही 50 रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर देता है. और जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो 10 रुपए महंगा पड़ता है, फिर क्या बोलते हैं? चल छोड़ के खा के ही आते हैं. अभी देखो 60% ऑफ. गार्डन वड़ा पाव मालूम सबको? यहाँ पे गार्डन वड़ा पाव कितने का आता है? वहां पे स्टॉल पे 14 था लास्ट टाइम, मुझको जहां तक याद है 14. अभी भाई ने क्या किया, एक पर एक फ्री दे दिया. मैंने अपने को कितना पड़ा? 7 रुपए में पड़ा, प्लस 25 रुपए डिलीवरी चार्ज. क्या भाई, कॉस्ट कितना है, बेनिफिट कितना है, तू ही देख ले. अभी तो ये चीज नहीं होनी चाहिए स्ट्रेटेजी बनाते टाइम. तो ये भी एक ड्रॉबैक है, एक डिसएडवांटेज है. तो पहला वाला क्या था डिसएडवांटेज? फ्यूचर में नॉट अनफोल्ड एज एंटिसिपेटेड. सेकेंड है, इट कैन बी एक्सपेंसिव. थर्ड है लॉन्ग टर्म बेनिफिट वर्सेस इमीडिएट रिजल्ट. देखो एक एग्जांपल देता हूं. कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं. उसी तरीके से स्ट्रैटेजी को भी टाइम लगता है. तुम ये नहीं बोल सकते कि आज मैंने पैसा खर्चा कर दिया तो मेरे को इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए. दैट इज नॉट पॉसिबल. इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम. तुम्हें मालूम है वाइन बनती है, वाइन को कितने कितने साल फर्मेंट करना पड़ता है. स्कॉटलैंड से जो वाइन्स आती है, जिसको स्कॉच वगैरह जो अच्छी प्रीमियम ब्रांड की रहती है, 150-150 2-2 साल पुरानी वाइन्स रहती है. वो विस्की भी, बियर तो नहीं, बियर तो तुरंत बन जाती है, विस्की इतनी पुरानी रहती है. तो इट टेक्स टाइम. दिस इज अ स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी. तो तुम स्ट्रेटेजी अगर बिजनेस में ला रहे हो तो तुम इमीडिएट रिजल्ट नहीं मांग सकते. ठीक है. अगर तुम अपनी हैबिट में कोई चेंज लाते हो तो उसका इमीडिएट इंपैक्ट आज नहीं दिखता. जिम जाने के अगले दिन से ही तुम्हारे बॉडी में भी कोई इफेक्ट नहीं दिखता, लॉन्ग टर्म दिखता है. तो ऐसा फ्रस्ट्रेशन आता है लोगों के अंदर दैट वी आर डूइंग थिंग्स नाउ. हम अभी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और बेनिफिट नहीं मिल रहा. अब झाड़ भी लगाओगे अगर अपने आंगन में तो भी उसको टाइम लगेगा. सो स्ट्रेटेजी इज लॉन्ग टर्म, इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता है तुम्हें. डिड यू गेट दिस पॉइंट? ये भी एक डिसएडवांटेज है. इनफैक्ट ये डिसएडवांटेज नहीं है, दिस इज अ फैक्ट. ये एक फैक्ट है बस, पर इन्होंने डिसएडवांटेज में लिखा है. The strategic management process are designed to provide an organization with long-term benefit, underline long-term benefit. If you are looking at a strategic management process to address an immediate crisis, अगर मान लो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हो गया, सडनली आग लग गई, उसके लिए स्ट्रेटजीज नहीं होती है. उसके लिए क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शंस लेने पड़ते हैं. मान लो यहां आग लग गई, समझो यहां पे टीवी पे आग लग गई. अब इसके लिए स्ट्रेटजी बनाऊंगा क्या? विशाल सर को कॉल करूंगा, सर बानेर से आ जाओ, टीवी में आग लगी, अपने को बैठ के स्ट्रेटजी बनानी चाहिए. सर बोलेंगे रुक जा, दर्शन सर गोवा गए, वहां से आएंगे. उनके आने तक टीवी जल रहा है, क्लासरूम तक जल रही है, जलने दो. हम ठीक है स्ट्रेटेजी बनाएंगे, हम बोले स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अगली बार आग कैसे बुझा सकते हैं. तो इमीडिएट क्राइसिस रहे ना, तो उसके लिए स्ट्रेटेजीज नहीं होती है, उसके लिए एक्शंस लेने पड़ते हैं. अभी तुम्हारे घर पे बिल्ली दूध पी रही है, तो तुम जाके मम्मी को नहीं बोल सकते, मम्मी से पूछ नहीं सकते मम्मी बिल्ली दूध पी रही है क्या करूं. इमीडिएट एक्शन से ये रहते हैं उसके लिए. तो तुम्हारी स्ट्रेटेजी कभी भी कोई करंट क्राइसिस को हैंडल नहीं कर सकती. हां, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेटेजी अगर तुमने पहले से बना के रखी है कि अगर ऐसे क्राइसिस हुए तो हम ये करेंगे. फॉर एग्जांपल, सर को पता था कि इतनी हीटिंग के कारण आग लग सकती है, तो उन्होंने हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखे. तो ये स्ट्रेटेजी थी. लेकिन कोई नया इश्यू अगर अभी आया, नहीं कोई ना आग लगेगी ना फायर एक्सटिंग्विशर है, कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर कोई नया क्राइसिस आए तो स्ट्रेटेजी तुरंत हैंडल नहीं कर सकती. तो 3 लिमिटेशन कौन कौन से हो गए? पहला, क्या तुम बुक में दे रखा है?
फ्यूचर में नॉट बी एज एंटिसिपेटेड, जैसा सोचा है वैसा नहीं होगा। दूसरा एक्सपेंसिव। तीसरा लॉन्ग टर्म वर्सेस इमीडिएट रिजल्ट। चौथा इम्पेड्स फ्लेक्सिबिलिटी। इम्पेड्स फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम सीए में कर रहे हो, बहुत कैलिबर है तुम लोगों के अंदर और तुम कुछ 2-3 सालों के अंदर सीए में बन भी जाओगे, ठीक है। तुम पढ़ाई कर रहे हो, अज्यूम करता हूं ये तुम हो, ये बुक पढ़ रहे हो, तो जूम कर देता हूं, ठीक है। लड़का है और इसको इसका दोस्त आया, दोस्त बोलता है कि चल अपन एक काम करते हैं, एक दुकान डालते हैं और वहां से पैसा कमाना चालू कर देते हैं। उसने पूरा आइडिया इसको समझाया, देखो ब्रेन टू ब्रेन ट्रांसफर हो रहा है इनका, पूरा ट्रांसफर किया इसने आइडिया और ये भी खुश हो गया, हाँ यार ये प्रोजेक्ट तो बहुत वायबल है, अपने को करना ही चाहिए। हाँ हाँ बोल दिया भाई इसने, लेकिन इसको एकदम सडनली याद आया अगर मैं शॉप पे बैठने लग गया तो क्या होगा, इसके कारण मेरा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ना वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। सेम अगर तुम स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म के लिए बना लेते हो तो शॉर्ट टर्म में तुमको जो गेन्स दिखते हैं ना उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कई बार देखो क्रिकेट खेल रहे रहते हैं, तुम्हारे दोस्त वगैरह खेल रहे रहते हैं, घूमने कहीं बाहर जाते हैं तो तुम सेक्रीफाइस करते हो ना, बेसिकली स्ट्रेटेजी भी वही करती है। अगर तुमने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी डिजाइन कर रखी है तो छोटे छोटे टेम्पटेशंस को अवॉइड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अभी मैं सीएमए की क्लास ले रहा हूं, ठीक है, क्राउड अच्छा बढ़ रहा है इसके अंदर, और मेरे को कोई अप्रोच करता है और बोलता है सर मैं एक अकेला स्टूडेंट हूं, मेरी एक क्लास ले लो, मैं सीएस पढ़ता हूं, मेरी क्लास ले लो। अब तुम बताओ मेरा अल्टीमेट एम क्या है? अभी अगर ये क्लास में सीएमए की स्टार्ट कर चुका तो एम क्या है इसके पीछे कि सीएमए को बहुत ज्यादा ग्रो करना है, ठीक है। अब ये नए नए टेम्पटेशन आ रहे हैं, नए नए टेम्पटेशन मतलब फीस तो देगा ऑब्वियसली वो, लेकिन तुम बताओ क्या मुझे वो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट इसका मतलब ये होगा कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इंपेयर्ड हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी चली गई मेरी। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो अगर तुम एक स्ट्रेटेजी बना लेते हो ना तो तुम्हें काफी शॉर्ट टर्म गेन्स को इग्नोर करना पड़ता है। डिड यू गेट दिस पार्ट? ये वर्ड समझ में आया तुम्हें? इम्पेयर्ड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब नाउ यू आर नॉट फ्लेक्सिबल, समटाइम यू हैव टू से नो, कई बार मना करते आना चाहिए तुमको, विच में बी फ्रस्ट्रेटिंग। एग्जाम आएगी तुम्हारी नवंबर में, उससे पहले रहेगी दिवाली, ठीक है। काफी बार घर, हाँ दिसंबर में, उससे पहले रहेगी दिवाली, ठीक है। क्रिश्चियन लोगों का नहीं, तब तक तो वो एग्जाम हो जाएगी तुम्हारी। समझो नवंबर या दिसंबर के स्टार्ट में है और दिवाली नवंबर मिड में है। अब तुम्हें काफी चीजों के लिए मना करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं आ सकती, चकली नहीं बना सकती, चकली नहीं खा सकता, कुछ नहीं कर सकता, लोगों को तंग नहीं कर सकता, किला बना के, एक ये चीज नहीं समझ में है मेरे को, प्लीज कोई एक्सप्लेन करो। बच्चे लोग किला बनाते हैं, मालूम है यहाँ पे किला बनाते हैं और आखिरी दिन बम डाल के खुद ही फोड़ देते हैं। क्यों करते हैं यार? वो अच्छा बनाते हैं और फोड़ देते हैं अगले दिन मतलब उनकी दिवाली की छुट्टी खत्म तो किला भी फोड़ देते हैं। तो काफी बार तुम्हें ना बोलना पड़ता है और ना बोलने के कारण एक बार तुम्हें फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, और लेकिन फिर तुम्हें मालूम रहता है कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए मुझे शॉर्ट टर्म गोल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजी के 4 डिसएडवांटेज है। पहले फ्यूचर वैसा नहीं है जैसा एंटिसिपेटेड है। दूसरा इट कैन बी एक्सपेंसिव। तीसरा लॉन्ग रन वर्सेस इमीडिएट रिजल्ट। और चौथा इम्पेक्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी, दैट मीन समटाइम यू हैव टू से नो, which may be frustrating but you have to focus on long term goal rather than short term। समझ में आया? चलो एक केस स्टडी डिस्कस करी जाए। कल हमने एक वर्ड डिस्कस करा था कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव की स्पेलिंग बोला COMPETIV, ठीक है, सही लिखी होगी स्पेलिंग। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का कल मैंने मीनिंग बताया था तुमको, क्या था? अगर हम सेम प्राइस में कॉम्पिटिटर जो सेम प्राइस दे रहा है, इफ यू आर एबल टू गिव सेम प्राइस बट सुपीरियर क्वालिटी, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। या तो सेम क्वालिटी इन लेसर प्राइस, दिस इज ऑल्सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बट आई टोल्ड यू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तभी होता है जब तुम परसिस्टेंटली सेम अचीव कर सकते हो, ठीक है। इसी पर अपना केस स्टडी अगला बनता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे जियो का। अच्छा, जियो ने फर्स्ट टाइम लॉन्चिंग उसकी करी थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 सितंबर 2016 में। और इसने क्या किया? इसने पहले तो 2010 से प्लानिंग थी इसकी, 2010 के अंदर ना इसका भाई भी है, मुकेश अंबानी का भाई, मालूम है तुमको, अनिल अंबानी। अनिल अंबानी के पास भी एक टेलीकॉम इंडस्ट्री थी। कौन सी? आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन। अब ये रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ इन दोनों के पापा एक ही थे क्योंकि सगे भाई हैं ऑब्वियसली,
ये मुकेश भाई, ये अनिल, धीरू भाई। तो धीरू भाई ने ना सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस किसको दे दिया? अनिल अंबानी को दे दिया उसको। मुकेश अंबानी को भी बाकी बचे हुए बिजनेस दे दिया। अब इसका ब्रेन बहुत शार्प है, इसकी शुरू से नजरें रिलायंस कम्युनिकेशन पे थी। अब इसने क्या किया, 2010 में झगड़ झगड़ के नॉन कंपीट एग्रीमेंट मतलब ये दोनों एक जैसी कंपीटिंग इंडस्ट्री में नहीं आ सकते, ये एग्रीमेंट था। चाह कर भी मुकेश अंबानी टेलीकॉम इंडस्ट्री में नहीं आ सकता था, ये एग्रीमेंट था। 2010 में उसको कट करवाया, सबसे पहले तो केस जीतकर कट करवाया। अच्छा, अब ये इसकी नजरें रिलायंस कम्युनिकेशन पे थी। ये एक और चीज से पता चलता है, अगर हम इसका विजन और मिशन देखें, चलो इसमें आया नहीं, दिखा देता हूं मैं तुम लोगों को रिलायंस का। मिशन क्या होता है सर, विजन क्या होता है, बताऊंगा, लेकिन पहले देख लेते क्या सच में मुकेश अंबानी की शुरू से इस पे नजरें थी। ये रिलायंस इंडस्ट्री का विजन और मिशन स्टेटमेंट मैंने साइट से कॉपी किया, तुम भी कर सकते हो। उसके मिशन स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा था, टू प्रोवाइड बेस्ट एंड मोस्ट वैल्यू एडिंग एडवाइस विद इन इन्वेस्टर रिलेशनशिप, फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, मीडिया रिलेशन, क्राइसिस कम्युनिकेशन, इश्यूज मैनेजमेंट एंड CSR रिपोर्टिंग। तो इसके मिशन में इसने कहीं ना कहीं एक वर्ड, तुम्हारे इसमें नहीं है, ये तुम्हारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलेवेंट नहीं है, ये सिर्फ केस स्टडी रेलेवेंट है। ये वाला पार्ट उसने ऑलरेडी इंक्लूड करके रखा था। इससे समझ में आता है ये रिलायंस का मिशन, ये सिर्फ जियो का नहीं है, रिलायंस के मिशन में उसने लिख के रखा था कि कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब उसका प्लानिंग बहुत पहले से थी। तो ये उसके मिशन स्टेटमेंट को देखकर भी समझ में आ रहा था। अब क्या हुआ, इसने ना ऑप्टिक फाइबर केबल, मालूम है ऑप्टिक फाइबर केबल क्या होती है? डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है। एयरटेल के पास डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर केबल थी उसकी स्पीड थी 4 TB पर सेकेंड, 4 टेराबाइट पर सेकेंड। रिलायंस ने पहले 5-7 साल तो सिर्फ अपना नेटवर्क, डेंस नेटवर्क बिछाया। इंडिया में 22 नेटवर्क्स के जोन आते हैं, उसमें पूरे के पूरे 22 नेटवर्क्स में अपने ऑप्टिक फाइबर केबल का नेटवर्क बिछाया, जिसको खर्चा आया 2.5 लाख करोड़। अब भाई ने बिठा दिया, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, जहां इनकी स्पीड 4 TBps थी, उसने 56 टेराबाइट पर सेकेंड कर दी स्पीड, यानी इनसे 10 गुना ज्यादा। अब ये स्ट्रेटेजी के कारण जियो ने भयंकर पैसा तो पहले लगाया ही, दूसरी बात उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी। अब इसने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे गेन किया? जियो ने क्या किया, सबसे पहले तो लोगों को आदत लगाई फ्री में सिम बांटने की, एक आधार कार्ड पे 8-8 सिम फ्री दे दिए। जैसे ही लोगों को आदत लगी, उसने कस्टमर की लॉयल्टी रिटेन करने के लिए, तुम्हें मालूम होगा शायद दिसंबर में उसने बोला था कि मार्च तक और एक्सटेंड कर देंगे। इससे क्या हुआ, उसने कस्टमर रिटेन कर लिए। इंडिया के अंदर जितने भी टेलीकॉम इंडस्ट्री थी ना, सबके बीच में झगड़ा किस चीज को लेकर चल रहा था कि हम कौन बेटर कॉलिंग सर्विस दे सके, ठीक है, उन पे ये चल रहा था, लेकिन किसी ने डेटा पर ध्यान ही नहीं दिया। रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो को लॉन्च करके ये सोचा कि डेटा सबसे बड़ी नीड है। इंडिया 150th नंबर पे रैंक करता था डेटा यूजेज में, अभी टॉप 10 पे आ चुका है। इससे तुम समझ सकते हो 3 साल में कहां से कहां तक रेवोल्यूशन में पहुंच चुका है। अब भाई ने क्या सोचा, इसने बोला हर कोई झगड़ रहा है ना कि वॉइस कॉल कौन बेटर प्रोवाइड कर सकता है, टैरिफ के लिए लड़ रहे, मेरे को लड़ना ही नहीं टैरिफ के लिए, मेरे को टैरिफ के लिए लड़ना ही नहीं, मैं तो सिर्फ डेटा दूंगा, वो भी 1 GB पर डे, 1 GB पर डे दे दूंगा। कॉलिंग के लिए इसलिए लड़ना नहीं है क्योंकि उसका वोल्टी चलता है, VOLT देखा है उस पर, ये इंटरनेट के थ्रू कॉल होता है। बेसिकली अगर तुम्हारा अगर नेट बंद रहा तो कॉलिंग नहीं होती है उसके अंदर, तो ये वोल्टी की जो सर्विस है वो यूज करता है। तो उसने क्या किया, डेटा को एनहांस किया। उसको मालूम था सारे लोगों का झगड़ा किसी और चीज के लिए चल रहा है, डेटा पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है, तो पहले जाल बिछाया अपना, सुपीरियर क्वालिटी एट अ चीपर रेट दे दी उसने। अच्छा, तो पहले तो तुम लोगों को 6 महीना फ्री दिया उसने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना फ्री दिया पहले तो तुम्हें।
बाद में उसने सोचा अगर मैं अब चार्ज करने लग जाऊं तो हो सकता है लोग मेरे को छोड़ के चले जाएं, पर मैं अगर फ्री भी दूं तो लोगों को वैल्यू नहीं रहेगी। तो उसने पहले से जाल बिछाना चालू कर दिया, बोला कि मेंबरशिप खत्म होने वाला है, फ्री पीरियड खत्म होने वाला है। लोगों के मन में डर भर गया। अब दिसंबर जैसे ही आया उसने बोला 3 महीने एक्सटेंड, लोग और खुश हो गए और सिम लेने लग गए। अब ये सिम जो है फोकट का मिल रहा है, 1 GB पर डे मिल रहा है, नहीं तो तुम्हें टोटल डेटा 250 रुपए में 1 GB मिलता था। बंदों ने एनालिसिस किया कि इसको 30 से भी मल्टीप्लाई करें तो 7,500 रुपीज का डेटा हमको फ्री दे रहा है, तो क्यों ना हम मोबाइल ही खरीद ले। तो लोगों ने मोबाइल खरीदना चालू करा, 4G एनेबल्ड मोबाइल। अब जहां वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल ये 3G से ऊपर नहीं उठ पा रहे थे, इसने सीधा 4G लगा दी आदत उनको। अच्छा, क्वेश्चन ये भी है कि वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल ने शिफ्ट क्यों नहीं किया। डेटा ट्रांसमिशन के लिए इनके पास 2G और 3G टेक्नोलॉजी थी, इसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा था लाखों करोड़ों रुपए के अंदर। लेकिन अब यहां से 4G पे शिफ्ट करने का मतलब था इतना जो पैसा लगा है 2G और 3G पे सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा, तो ये चाहकर भी शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे। प्लस जियो तो फोकट में दे रहा था, तो एक तरफ नुकसान झेलना और ऊपर से फोकट में देना, तो ये इनके लिए पॉसिबल नहीं हुआ। तब तक जियो ने क्या किया, कस्टमर गेन करते गया करते गया करते गया, एंड में उसने लोगों को आदत लगा दी। उसके बाद उसने मार्केट में पेनिट्रेशन किया, तुमको जियो टीवी फ्री दे दिया, उसके बाद तुमको डायलर टोन्स फ्री दे दी, तो धीरे 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 अपन अल्टीमेटली शिफ्ट हो गए जियो पे। अब देखना है क्या जियो पागल था, मतलब जियो के पीछे प्लान सिर्फ मार्केट को डिस्ट्रक्ट करना था, कमाना भी था। इंडिया में जियो के कितने एक्टिव यूजर्स होंगे अभी? 20 करोड़ का रीसेंट डेटा आया था एक साल पहले, मैं आज थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं, 30 करोड़ से एक्सपेक्ट कर लेता हूं। मंथली चार्ज मिनिमम कितना लगता है तुम्हें? 150 रुपीज इंटू 12 करो तो कितने होते हैं? 30 करोड़ इंटू 150 इंटू 12, 1800 इंटू 30, 18 इंटू 3 कितने होते हैं? 18 3 जा 54। इतना ही हो रहा है, 54,000 करोड़ एक साल में निकाल रहा है वो। कितने लगाए थे उसने? डिवाइड कर लो। ये तो सिर्फ मोबाइल फोन से निकाल रहा है। गीगा फाइबर जो अभी लॉन्च कर रहा है 5 सितंबर 2019, डू यू नो दिस? गीगा फाइबर लॉन्च कर रहा है, वहां पे एवरेज रेंटल, मिनिमम बेसिक रेंटल 700 रुपए, वहां से भी अर्न करेगा। 5 साल का ब्रेक इवन नहीं है उसका, ये उससे भी पहले का ब्रेक इवन है। तुम्हें समझ रहा है उसने क्या किया? पहले तो मार्केट में घुसा ऐसी टेक्नोलॉजी से जिसके कारण पुराने कॉम्पिटिटर को एग्जिट करना मुश्किल था। पुराने कॉम्पिटिटर 2G और 3G से एग्जिट नहीं कर सकते थे, और नई एंट्री पॉइंट भी नहीं मार सकते थे 4G पे, क्योंकि एयरटेल, वोडाफोन के पास ऑन एन एवरेज 15 जोन के अंदर 4G चलता था, और रिलायंस ने 22 में से 22 जोन के अंदर, तुम्हें जोन मालूम है? महाराष्ट्र एक जोन होता है, बॉम्बे और गोवा एक जोन होता है, नहीं महाराष्ट्र एंड बॉम्बे, महाराष्ट्र एंड गोवा एक जोन है, वैसे बॉम्बे एक अलग जोन है, वैसे 22 जोन के अंदर डायरेक्ट उसने 4G दे दिया। 6 महीने में जो लोग डेटा के लिए तरसते थे उनको डेटा की इतनी आदत डाल दी, इतनी ज्यादा आदत डाल दी उसने कि अब अपन रह ही नहीं सकते विदाउट डेटा। पहले अपने डेटा का कंजम्पशन जरा सोचो, 2016 से पहले 1 GB में पूरा महीना चला लेते थे। व्हाट्सएप पे फिर भी डेटा बच जाता था कई बार अपना। अभी इसने 250 रुपए, 149 रुपीज में सारे प्लान देना चालू कर दी। क्या किया इसने? पहले आदत लगाई। अब आदत लगाने के कारण उसके बाद एडिशनल सर्विसेज दे देता है। तुमको मालूम है तुम्हारा फोन अगर बंद रहेगा और तुम्हें मिस कॉल आए तो मिस कॉल अलर्ट भी आता है तुमको जियो के अंदर, वो भी फ्री के अंदर, जिसका ये 30 रुपए 40 रुपए चार्ज करते थे। कॉलर ट्यून फ्री में देता है, अनलिमिटेड टाइम कॉलर ट्यून चेंज करो। जियो टीवी दे रहा है, कितनी सारी चीजें दे रहा है, उसने तुमको लगा दी आदत, अब नहीं छोड़ सकते। साथ ही साथ उसने तुमको अपने फोन्स की, मतलब 4G फोन्स की भी आदत लगा दी है, वो भी मार्केट बूम पर आ गया, एक दिन वो उसमें भी एंटर कर देगा। तो ये बहुत एम्बिशियस प्लान है उसका। अच्छा सर, और क्या है इसके अंदर? जहां वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल सिर्फ 2G और 3G के लिए और कुछ जगह पे हार्डली 4G के लिए मैनेज करने वाले थे, जियो का एंट्री पॉइंट 4G है। 5G के लिए इज रेडी एंड 6G के लिए ही इज आल्सो कंपैटिबल, फॉर नेक्स्ट 3 जनरेशन ही इज रेडी, पर ये खत्म मार्केट से। सर हाउ मच
इज द शेयर ऑफ रिलायंस जियो इन इंडिया? तुम्हें क्या लगता है कौन है सबसे बड़ा लीडर आज के टाइम नंबर ऑफ कस्टमर्स के बेस में? व्हाट डू यू थिंक? क्या जियो नंबर 1 पे? नो, एयरटेल। एयरटेल अभी भी नंबर 1 पे। उसका रीजन क्या है? जब उसके रीजन का एनालिसिस करके पता चला, एक बार हम अगर मान लो कोई क्लासरूम में एक बेंच पर बैठते हैं ना, हमेशा वहीं बैठे रहते हैं। क्यों? थोड़ा कंफर्ट जोन आ जाता है, मालूम है यहां से निकलना है, उठना है, लेकिन उठना पॉसिबल नहीं हो रहा है। अब इनकी सर्विसेज होती जा रही है खराब कंटिन्यूअसली, उसका हो रहा है बेटर। एक बार बंदा शिफ्ट हो गया ना, वापस कभी एयरटेल पे नहीं आएगा। बस एक बार शिफ्ट होने की देरी है। ये खुद को इंप्रूव नहीं कर पा रहे। ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ टैरिफ रेट कम करते जा रहे हैं, जियो के बराबर पे करते जा रहे हैं। जियो कम रेट में ज्यादा सर्विसेज भी देते जा रहे हैं। एक दिन यहां से शिफ्ट हो जाएगा। अब इन लोगों ने क्या किया? ये गए ट्राई में, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके पास गए, बोले ये जियो ना मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। लेकिन मोनोपोली क्रिएट कर रहा है ऐसा ट्राई के सामने बोला, तो ट्राई बोला ठीक है बता जियो के पास कितने कस्टमर्स हैं? वो बोला XYZ इतने हैं। एयरटेल तू कंप्लेंट लेकर आया, बता तेरे पास कितने हैं? ये फिर बोला मेरे पास ज्यादा है, गया केस। समझे? जियो बहुत शार्पली खेल रहा है। अब जियो के आ जाने से पूरा मार्केट कस्टमर का फायदा है देखा जाए तो, और एक ही इंडस्ट्री अर्न करेगी। समझ में आया? तो ये कोर कंपिटेंसी, इसकी कोर कंपिटेंसी क्या क्या है? बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट चीपर रेट। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट चीपर रेट। तो इसके अंदर अपन ने कोर कंपिटेंसी में दो चीजें होती थी, सेम क्वालिटी एट लोअर प्राइस और बेटर क्वालिटी एट सेम प्राइस। इसने उल्टा कर दिया, दोनों को ले लिया, बेटर क्वालिटी एट चीपर प्राइस। देखो कोर कंपिटेंसी क्या होता है? अगर दिस इज प्रोडक्ट एक्स, ये कॉम्पिटिटर 100 में बेचते हैं, तो तुम सेम प्रोडक्ट एक्स 100 की जगह 90 में बेचो, दिस इज कॉल्ड एज कोर कंपिटेंसी। या तो XY, ये नया प्रोडक्ट 100 रुपए में बेचो, दिस XY इज बेटर देन X प्रोडक्ट। उसने क्या किया? XY 90 में बेच दिया, उसने दोनों कोर कंपिटेंसी उठा ली। बेटर क्वालिटी भी दूंगा, कम रेट पर भी दूंगा। रिलायंस जियो ने अब जाकर प्रॉफिट दिखाया फर्स्ट टाइम, इससे पहले वो लॉस में ही बेच रहा है। उसने आदत लगा दी। और सोचो मुकेश अंबानी लॉस में बेच रहा है, मतलब कितना बड़ा विजन होगा उसके पीछे। ऐसे कुछ लोग बोलते भी है, मेरे को तो कुछ भरोसा नहीं है। जियो का साइन ऐसा है ना कुछ, जियो, इसका मिरर इमेज निकालो तो ऑयल दिखता है, OIL। तो बोलते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल। माने पहले कंट्री ऑयल पे चलती थी, अब पूरी कंट्री डेटा पर चलेगी, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। ऐसे कुछ लोगों का कुछ काम ही रहता है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और बोलते हैं उसका ये मतलब। बेचारा मुकेश भी सोचता होगा मैंने तो ये मतलब से बनाया ही नहीं था, पर ठीक है जम रहा था तो मैंने भी बता दिया तुम लोगों को। विशाल समझा? ओके। तो अपनी दूसरी केस स्टडी हो गई जियो की। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट रूट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कौन कौन सी टाइप की स्ट्रेटेजी होती है? पहली स्ट्रेटेजी होती है इंटेंडेड स्ट्रेटेजी। इंटेंडेड स्ट्रेटेजी का मतलब क्या रहता है? एक आदमी जिसके दिमाग में एक आइडिया आता है, उसको कहीं से कुछ नहीं समझता, मतलब मार्केट से कुछ डेवलपमेंट हो रही है, मार्केट में कॉम्पिटिटर नहीं, सडनली बैठे बैठे नहाते नहाते उसको एक आइडिया आ जाता है और वो आइडिया को इंप्लीमेंट करता है। इसको बोलते हैं इंटेंडेड स्ट्रेटेजी। ये डेलिबरेटली बनाई जाती, जानबूझकर बनाई जाती। कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी रहती है मार्केट में हलचल चल रही है तो मैं स्ट्रेटेजी बनाऊं, ये वो स्ट्रेटेजी नहीं है, ये खुद मैंने मार्केट में स्ट्रेटेजी बनाई है। दिस इज कॉल्ड एज इंटेंडेड स्ट्रेटेजी। इसमें मेन वर्ड कौन सा है? डेलिबरेटली फॉर्मेट, जानबूझकर बनाई गई है। कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी होती है कि सामने वाला कॉम्पिटिटर ने कुछ, जियो ने कुछ करा ना, तो मैं उसके काउंटर अटैक में स्ट्रेटेजी बनाऊं, तो वो अलग स्ट्रेटेजी होती है। समझा? इंटेंडेड मतलब डेलिबरेटली, जानबूझ के मैंने बनाई है। तो जियो की स्ट्रेटेजी कौन सी स्ट्रेटेजी थी अपन एंड में देखते हैं। क्या वो इंटेंडेड थी या रियलाइज थी, अनरियलाइज थी, इंपोज थी या इमरजेंट थी? समझ में? दूसरा रियलाइज स्ट्रेटेजी। रियलाइज स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, जो स्ट्रेटेजी तुमने बनाई और रियलाइज कर ली। जो स्ट्रेटेजी कभी बनाई थी वो अचीव कर लिया, रियलाइज स्ट्रेटेजी। अनरियलाइज स्ट्रेटेजी मतलब जो स्ट्रेटेजी तुमने बनाई है या तो वो अचीव नहीं हुई है या हाफ वे है, आधी अचीव हुई है, मतलब पूरी तरीके से रियलाइज नहीं हुआ है। देखो यहां पे लिखा है डज नॉट कम अबाउट इन प्रैक्टिस और ओनली पार्शियली सो। इंटेंडेड मतलब डेलिबरेटली बाय सम मैनेजरियल एक्शन, किसी ने सोचा और वो लेकर आया वो स्ट्रेटेजी, तो उसको बोलते हैं इंटेंडेड। रियलाइज्ड मतलब विच इज अचीव्ड, हम
वो स्ट्रेटेजी फुलफिल कर चुके हैं। अनरियलाइज का मतलब बोलो, अनरियलाइज मतलब विच इज नॉट रियलाइज्ड और पार्शियली रियलाइज्ड। नेक्स्ट है इम्पोज्ड स्ट्रेटेजी। इम्पोज्ड मतलब क्या होता है? ऐसा अपन बोलते हैं ना, यू आर इम्पोजिंग योर डिसीजंस ऑन मी, मतलब लादना, थोपना किसी के ऊपर। तो ये इम्पोज स्ट्रेटेजी है, जबरदस्ती तेरे ऊपर डाली जाएगी, तेरे को करना है मतलब करना है। सर ऐसा थोड़ी कोई होता है कि कोई किसी पे स्ट्रेटेजी थोपता है, थोपते करी जाती है। गवर्नमेंट कई बार ऐसा करती है। गवर्नमेंट, मान लो तुम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, तुम बहुत सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हो, अब गवर्नमेंट तुम पे ना इंपोजिशंस डालेगी, एक स्ट्रेटेजी इंपोज करेगी, नहीं तेरे को इस तरीके से ही करना पड़ेगा ताकि तू इंटरनेशनल मार्केट में सर्व करे। वो बेचारा मैन्युफैक्चरर बोलेगा यार मैंने तो कभी एम्बिशन देखा ही नहीं था, मैं चाहता था कि मैं लोकल मार्केट को अच्छे से सर्व करूं, पर गवर्नमेंट उसको बोलेगी तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तू और इसको एक्सपांड कर, ये स्ट्रेटेजी है, इस हिसाब से चल, वी विल सपोर्ट यू। तो इसको बोलते हैं इम्पोज। इम्पोज का मतलब किसी और की स्ट्रेटेजी किसी और पे डालना, गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी किसी के ऊपर पे डालना है। करते हैं अपन रीड एक एक करके। और एक है इमर्जेंट स्ट्रेटेजी। इमर्जेंट स्ट्रेटेजी मतलब कौन सी स्ट्रेटेजी होती है? अगर आपका कॉम्पिटिटर कोई मूव खेलता है, उसके रिटेलिएटरी अटैक में, उसके पलटवार में तुम कोई स्ट्रेटेजी बनाते हो, तो उसको बोलते हैं इमर्जेंट स्ट्रेटेजी। समझ में आया ये इमर्जेंट स्ट्रेटेजी? 5 टाइप की स्ट्रेटेजीज है, बताओ। पहला है इंटेंडेड स्ट्रेटेजी, दूसरा रियलाइज, तीसरा अनरियलाइज, चौथा इम्पोज, पांचवा इमर्जेंट। जियो की जो स्ट्रेटेजी थी, पांचों में से कहां बैठती है? एक बार देखो, पांचों में से कहां कहां बैठती है, कहां कहां बैठती है? दोनों हो सकता है। इंटेंडेड स्ट्रेटेजी, क्योंकि मुकेश भाई ने ये स्टार्ट करी है स्ट्रेटेजी, खुद उसके दिमाग में आइडिया आया था। इंटेंडेड स्ट्रेटेजी, क्या ये रियलाइज्ड है या अनरियलाइज्ड है? ये अनरियलाइज्ड है, अब तक अचीव नहीं हुई है। उसका ड्रीम तो बहुत आगे है, उसका ड्रीम है कि अपना नेक्स्ट चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत बहुत भारी चैप्टर है अगला, उसके अंदर अपने को 8 से 10 स्ट्रेटेजी मॉडल देखने, तो वहां मैं अच्छे से समझा पाऊंगा इसको। तो उसका ड्रीम तो ये है कि पूरा का पूरा मार्केट शेयर मेरे पास आ जाए, मतलब 50-60-80% मार्केट उसी के अंडर हो। तो उसने तो अब तक 20-25% ही कवर किया है, तो ये रियलाइज नहीं है, अनरियलाइज है, ऑन गोइंग स्ट्रेटेजी है। अच्छा, क्या ये इंपोज है? किसी ने उसके ऊपर इंपोज किया है क्या? नो, इट इज नॉट इंपोज। क्या ये इमरजेंट है? नहीं। एयरटेल ने रिलायंस जियो के रेट देखकर अपने रेट कम कर दिया, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, ये बताओ कहां बैठता है? ये इमरजेंट स्ट्रेटेजी में जाता है, क्योंकि यहां पे तुम रिस्पॉन्स दे रहे हो, रिटेलिएटरी एक्शंस दे रहे हो। समझ में आया? इंटेंडेड स्ट्रेटेजी which is deliberately formulated or planned by manager. Realized strategy actually being followed by organization. Unrealized strategy that does not come into practice or partially realized. There may be all sort of reason for this. The plans are unworkable, the environment changes after the plan has been drawn up and manager discarded, or the people in the organization or influential stakeholder do not go along with the plan. ये क्या बोल रहे हैं? कई बार ना चलते चलते स्ट्रेटेजी मिडवे में ड्रॉप हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने फ्री चार्ज का एग्जांपल लिया था, फ्री चार्ज चल रहा था, अच्छा चल रहा था, और सडनली गिर गया। क्यों? क्योंकि पेटीएम आ गया। तो पेटीएम के स्ट्रेटेजी को रिटेलिएट करने के लिए उसने इमरजेंट स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, तो उसकी स्ट्रेटेजी अनरियलाइज्ड रह गई, उसकी स्ट्रेटेजी खत्म। समझा? नेक्स्ट, इम्पोज स्ट्रेटेजी। देयर में बी सिचुएशन इन विच मैनेजर फेसेस व्हाट दे सी एज इम्पोजिशन ऑफ स्ट्रेटेजी बाय एजेंसी or forces external to the organization, forces external to an organization. Government may dictate a particular strategy course of direction, for example in public sector, or where it exercise extensive regulation in the public sector. मतलब अगर मान लो तुम डिफेंस में हो, तुम्हारी कंपनी डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है, तो गवर्नमेंट इंपोज करती है, नहीं ये ऐसी नहीं ऐसी चीज कर, तू बाहर से इंपोर्ट कर ये टेक्नोलॉजी, तेरे को ये चीज करनी ही पड़ेगी, इतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। समझ में आया? तो किसी का इंपोजिशन रहा। और इमरजेंट मतलब अनप्लान्ड रिस्पॉन्स टू द अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। अब ये क्वेश्चन आएगा 4-5 मार्क्स के लिए, जिसके अंदर तुमने बुलेट ही लिख दिए 5, तो तुमको 2.5 मार्क्स मिल सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिख लिया तो 3 से 4 मार्क्स तक आराम से आ सकता है, मतलब सिर्फ प्लेन रीडिंग से। तुमको घर पे जाके नोट्स बनाने हैं इसके शॉर्ट पॉइंट्स के, ठीक है? आज नहीं बनवा रहा क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है अपने को। समझ में आया? टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी 5 टाइप कौन कौन से? वापस बोले एक बार। सबसे पहले इंटेंडेड, जो खुद की सोच से आए, दूसरा रियलाइज विच इज अचीव्ड,
तीसरा अनरियलाइज, जो पार्शियली अचीव हुआ है या अचीव ही नहीं हो पाया, डिस्कार्ड हो गया है। फिर कौन सा है, इम्पोज, किसी ने थोपा है, लादा है तुम्हारे ऊपर। और लास्ट कौन सी है, इमरजेंट स्ट्रेटेजी। दिस टू कंसेप्ट आज तक पूछा नहीं गया एग्जाम में, इसलिए शॉर्ट में लिखा है स्ट्रेटेजिक फिट एंड स्ट्रेटेजिक स्ट्रेच। फिट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेच का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या तुमने मोबाइल पे कभी कोई पिक्चर देखी है? हाँ, उसमें यहां पे ना एक छोटा सा आइकन आता है, सब बॉक्स रहता है, और उसको क्लिक करते हो तो वो बोलता है एस्पेक्ट रेशियो 50%, 60%, फुल स्क्रीन, स्ट्रेच। कभी देखा है? फिट भी एक वर्ड आता है उसके अंदर, स्ट्रेच भी वर्ड आता है। कभी यूज करके देखो। स्ट्रेच में क्या करता है, वो मोशन पिक्चर को इतना ज्यादा खींच देता है ना, स्क्रीन के बाहर चली जाती है। फिट के अंदर क्या करता है, जितना तुम्हारा स्क्रीन का साइज है ना, उतना ही उसके अंदर दिखाता है। तो स्ट्रेटेजिक फिट और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, जितने तुम्हारे पास रिसोर्सेस है तुम उसको अपॉर्चुनिटी के साथ मैच कर दो, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक फिट। फिट मतलब जितनी अपॉर्चुनिटी और उतने रिसोर्सेस का मैचिंग, मैचिंग होता है यहां पे। फॉर एग्जाम्पल 8 सब्जेक्ट है और 8 टीचर है, ठीक है। यहां पे अगर रिसोर्सेस, टीचर्स मतलब रिसोर्सेस और सब्जेक्ट मतलब अपॉर्चुनिटीज, एक्टिविटीज, अगर 8 टीचर 8 सब्जेक्ट मिल जाते हैं, इट इज कॉल्ड एज फिट। एग्जैक्टली फ्रेमवर्क में बैठ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फिट। जैसे तुम्हारा मोबाइल का कवर रहता है, वो कस्टमाइज रहता है, वो उसी फोन को बैठता है, तो वो बिल्कुल जो रिसोर्स रहता है और एक्टिविटी है उसको मैच कर जाता है। स्ट्रेटेजिक स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट है 12, टीचर है 2, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, रिसोर्स लिमिटेड है, तो तुम क्या करोगे, मैच करने के लिए स्ट्रेच करोगे रिसोर्सेस को। सो इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक स्ट्रेच। समझ में आया? स्ट्रेटेजिक फिट मतलब क्या होता है, साइड में लिख दो, मैचिंग रिसोर्स विथ एक्टिविटी। अपनी एक्टिविटी और रिसोर्सेस को मैच करो। और यहां पे स्ट्रेच, स्ट्रेच किसको कर सकते हो, एक्टिविटीज को या रिसोर्सेस को। सब्जेक्ट 8 है, टीचर 2 है, स्ट्रेच किसको करना पड़ेगा, टीचर को, और टीचर क्या है, रिसोर्स है, तो स्ट्रेच करना पड़ेगा रिसोर्स टू अवेल अपॉर्चुनिटीज। तो जो अपॉर्चुनिटीज है, तुमको मार्केट में भयंकर अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, तो स्ट्रेच करना पड़ता है खुद को। फॉर एग्जाम्पल, जनरली तुम अगर किराना स्टोर पर जाते हो तो 2 हाथ है तुम्हारे पास, तो 2 तेल के पैकेट ला सकते हो फॉर एग्जाम्पल। पर कभी कभी तुम्हारे पास थैली नहीं रहती, तो तुम लोग क्या करते हो, ऐसे वगैरह हाथ में लेकर ज्यादा किराना लेकर आते हो। तो तुम क्या है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके, अपनी कैपेबिलिटीज, रिसोर्स को स्ट्रेच करके जो अपॉर्चुनिटीज है उसको एनकैश करते हो। तो स्ट्रेटेजिक फिट मतलब जितना रिसोर्स उतनी अपॉर्चुनिटी की मैचिंग। और अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, रिसोर्स कम है, तो तुम रिसोर्स को स्ट्रेच कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज को तो स्ट्रेच नहीं कर सकते, वो तो जितनी अवेलेबल है उतनी अवेलेबल है। समझ में? तो कई बार तुम्हारी मम्मी तुम्हारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती हैं, तुमसे ज्यादा सामान उठवाती है, क्योंकि उन्हें मालूम है, ये उन्होंने पढ़ा हुआ है, उन्होंने सीएमए में पढ़ा हुआ है स्ट्रेटेजिक स्ट्रेच के बारे में, कि तुम लोग कर सकते हो ये, और तुम नाटक करते हो, 2 ही तो हाथ दिए भगवान ने, कितना काम करूं। तुम फिट पे जाते हो, स्ट्रेच पे जाते हो। समझ में आया ये? स्ट्रेटेजी कैन बी सीन एज मैचिंग रिसोर्सेस एंड एक्टिविटीज to the environment in which it operates. This is known as strategic fit. It identifies the opportunity in the business and adapting the resources and competency. Competency मतलब ही opportunity होता है। बस मैचिंग करना है अपन है, जितनी अपॉर्चुनिटी है उतने रिसोर्सेस है, हो गया। अब एक बात बताओ, 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 8 टीचर है, लेट्स से अपने पास 9वें टीचर को लाने की जरूरत है क्या? नहीं ना। या इस टीचर को बोले कि तू 2 सब्जेक्ट पढ़ा, एक टीचर को खाली बिठाए, वो भी जरूरत है क्या? नहीं। तो ये फिट बैठ रहा है बराबर, एग्जैक्टली। स्ट्रेच में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, 2 टीचर है, या तो टीचर बढ़ाओ या तो उनका वर्किंग आवर स्ट्रेच कर दो, रिसोर्सेज को स्ट्रेच करना पड़ेगा। समझ में आया? ओके। स्ट्रेटेजी कैन ऑल्सो बी सीन एज बिल्डिंग ऑन or stretching an organization's resource and competence to create new opportunity or to capitalize them. Stretch is a leverage
of the resources and competency of an organization to provide competitive advantage. Do you know what is meaning of leverage? Leverage पढ़ेला है तुम लोगों ने? FM के अंदर कॉन्सेप्ट होगा तुम्हें, डेफिनेटली होगा, है? पढ़ा नहीं अब तक? कभी सुना है ये वर्ड लेवरेज? लेवरेज के दो मीनिंग होते हैं और दोनों मीनिंग उल्टे हैं एक दूसरे से. पहला मीनिंग होता है एडवांटेज और दूसरा मीनिंग होता है रिस्क. फाइनेंस के अंदर ये दो मीनिंग चलते हैं, बाकी इन जनरल लाइफ ओनली वन वर्ड इज प्रिवेलिंग, एडवांटेज. तो ये क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेच मींस टेकिंग एडवांटेज ऑफ द रिसोर्स. रिसोर्सेस की क्षमताओं का इतना इस्तेमाल करो ताकि तुम जितनी भी अपॉर्चुनिटी सारी अवेल कर सको. लेवरेज, एडवांटेज. लेवरेज का दूसरा मीनिंग भी पढ़ाएंगे तुम्हारे टीचर, तब मत बोलना कि मैंने गलत पढ़ाया. उसका दूसरा मीनिंग रिस्क भी होता है, लेकिन रिस्क ये है एफएम से रिलेटेड शब्द, ये स्पेसिफिकली एफएम में यूज होता है. लेकिन दुनिया में अपन बोलते हैं ना लेवरेज. अगर मान लो कोई भी बंदा लेवरेज की बात करे, देन ही इज टॉकिंग अबाउट एडवांटेज. ये वर्ड आया कहां से तुम्हें मालूम है? ये ऐसे वर्ड कौन सी कंट्री निकालती है जनरली? ग्रीक. उनके पास दो ही काम होते थे, दूसरा काम ये नया वर्ड निकाला. अभी उनको क्या करना था? एक बार पत्थर उठाना था, बहुत बड़ा पत्थर है और ये छोटू सा आदमी था, बस ऐसे ही उसके पास करने को कुछ नहीं था. ये पहला काम है रे, तुम पता नहीं क्या सोच रहे थे. ये उसका पहला काम है, पत्थर उठाना था उसे. अब पत्थर उठ नहीं रहा, तो उसने क्या किया? दिमाग लगाया. पहले तो मिंटोस खाई, फिर उसने यहां पर एक वो क्या टेकड़ी जैसा कुछ लगाया, पत्थर के इसमें ऐसा डाला, और यहां से उठ के चल रहे. बेइज्जती करता है हमेशा ये मेरा लैपटॉप. ये बसंती बहुत बेइज्जती करती है. ये इस पे जंप मारेगा, इससे पत्थर लुढ़क के उधर चला जाएगा. चला गया. ठीक है. तो ये जो पार्ट था ना, ये लीवर था. यहां से बढ़ा है लेवरेज. समझ में आया? अब इतना कोई बताता नहीं, इतना बताने की जरूरत भी नहीं है. क्या करना है जिंदगी में? इतने सब्जेक्ट संभालना. अब मैं ये सब्जेक्ट में कोर डेडिकेशन शिद्दत से बेतहाशा प्यार करता हूँ एफएम ये सब्जेक्ट से. एफएम मेरी जान है, तो मेरे को हर छोटी चीज का वहां पे मीनिंग पता रहता है. अब ये कैपिटलाइज जो वर्ड है ना, ये बहुत बेसिक वर्ड है एफएम का. हम कई बार वर्ड यूज करते हैं कैपिटलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी. कैपिटलाइजिंग जब एफएम कभी पढ़ाऊं तुम्हें जिंदगी में तो मैं बताऊंगा एफएम में कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है. एनीवे, स्ट्रेटेजिक फिट समझा. स्ट्रेटेजिक फिट में तुम ये चीज जरूर लिखोगे, मैनेजिंग द रिसोर्सेस एंड एक्टिविटीज, और इसके अंदर क्या लिखोगे? स्ट्रेचिंग द रिसोर्सेस टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज. कर लो. चला नेक्स्ट क्वेश्चन. एकदम सिंपल, एकदम सिंपल छे. क्या क्वेश्चन है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. कल अपन ने एक फ्रेमवर्क का मीनिंग पूछा था तुमसे. क्या था फ्रेमवर्क का मीनिंग? फ्रेमवर्क मतलब किसी ने मेरे को बताया था, एक दायरा, एक बॉक्स, इसके बाहर नहीं जा सकते तुम. दिस इज फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क. इसके बाहर तुम कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं पास कर सकते, कोई रूल्स नहीं हो सकता. उसी तरीके से स्ट्रेटेजी के क्या फ्रेमवर्क है. इन्होंने इसमें 5 स्टेप दिए हैं, बहुत सिंपल 5 स्टेप दिए. पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है आइडेंटिफाइंग बिजनेस मिशन, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स. यहीं पे दिखा देता हूं. पहली स्टेप है, नो वेयर आर वी, गलती से मैं उसमें चला गया था, प्रोसेस में चला गया था, मैनेजमेंट. फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन एनालाइजेस अबाउट देयर प्रेजेंट सिचुएशन. अब तुम्हें क्या करना है? अपना फ्रेमवर्क बनाना है. सर वाई फ्रेमवर्क? क्यों फ्रेमवर्क बनाना है? कल मैंने बताया था, अथर्व को एक लड़की को एडमिशन देनी थी क्लास के अंदर. अब वो लड़की अच्छी दिखती थी तो अथर्व भी पिघल गया, लेकिन हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, हमारे मिशन है, उसमें ये बैठ नहीं रहा था. तो हमें फ्रेमवर्क बना के, किसके लिए फ्रेमवर्क बनाना है? उस लुच्चे लड़के के लिए बनाना है, ताकि वो किसी को भी एंट्री ना दे दे क्लास में. तो स्ट्रेटेजी बनाना भी है तो उसका फ्रेमवर्क होना चाहिए. कल करके मैंने स्ट्रेटेजी बना दी कि आई वांट टू बिकम अ लीडर इन एजुकेशन, तो वो तो होम साइंस की लड़कियों को भी ले आएगा. बराबर है कि नहीं अथर्व? मतलब अच्छी दिखती हो तो ले आएगा, और संस्कारी सुशील रही तो वो वाला ले आएगा. क्या नाम है विशाल के पीछे वाले का? अनिकेत ले आएगा. अगर उसको तो एक ही रिक्वायरमेंट है, लड़की सुशील होनी चाहिए, अच्छे कैरेक्टर की होनी चाहिए.
तो वो मिल गई तो होम साइंस वाली भी ले आए। अब मेरा पर्पस डिफीट हो रहा ना भाई, तुम लोग लड़कियों के चक्कर में और तुम लोग चलो लड़कों के चक्कर में ऐसे ऐसे लोगों को भर के नए नए कोर्स चालू कर रहे हो। तो मेरे को एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा ना। हाँ, तो पहले फ्रेमवर्क बनेगा कैसे? सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि हम हैं क्या, हमारी करंट सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे। बाद में हमें बनना क्या है उसका एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, करंट सिचुएशन का एनालिसिस करना क्यों जरूरी है? मेरे पास सीए का या सीएमए का एक स्टूडेंट है और मुझे सीएमए में लीडर बनना है, और मेरे पास इंजीनियरिंग के 500 स्टूडेंट आ रहे हैं, मैं कर रहा हूं ये, और इंजीनियरिंग के आ रहे हैं 500। मुझको बताओ, क्या मुझे करंटली खुद को एनालाइज करना जरूरी है क्या? मैंने सिंपल सिचुएशन रखी तुम्हें, मुझे सीएमए का टॉप पे ले जाने का है, ठीक है, इंजीनियरिंग में टॉप पे जा सकता है। आज मैं एनालिसिस करता हूं तो सीएमए का एक स्टूडेंट है मेरे पास और इंजीनियरिंग के स्टार्टिंग से ही 500 स्टूडेंट है। मैं अड़के बैठा हूं कि नहीं सीएमए 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 ही करवाना है, इंजीनियरिंग के 500 आके खड़े। बताओ, क्या मुझे अपना करंट एनालिसिस करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए। शायद मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है, शायद ये पॉइंट ही गलत है, ये पॉइंट होना चाहिए। चलो समझो, सीएमए इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, मुझे एक एंड पॉइंट भी तो अचीव करना चाहिए कि कहां तक जाना है, कहां जाके मुझको रुकना है। तो हमें वेयर वी आर कहां पर हम हैं और फ्यूचर में कहां पे जाना है ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 इज डिफाइनिंग, और स्टेज 1 इज डिफाइनिंग वेयर वी आर प्रेजेंटली, अभी हम कहां पर हैं और हमें कहां पर जाना है। ठीक है, तीसरा स्टेज आता है जिसके अंदर बोलते हैं वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहते हैं, उनका एनालिसिस। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है। अब देखो मेरा फ्यूचर क्या है, अपन यहां पे एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। लेट्स से सीएमए इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया स्टेज 1, मींस एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। और स्टेज 2 है वेयर वी वांट टू गो। मुझे क्या करना है? मुझे एक साथ 5000 स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। मैं यहां हूं, मुझे यहां तक पहुंचना है। फ्रेमवर्क बना रहे हैं। फ्रेमवर्क किस लिए बना रहे हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन वाइज सबको समझ में आए। यहां से यहां तक पहुंचने के वेरियस पाथ है। पहला पाथ ऐसा है, कुछ पाथ सजेस्ट करो कैसे होगा। करो करो करो, सजेस्ट करो पाथ। पाथ मतलब तरीके क्या है, तुमको क्या लगता है एक स्टूडेंट से 5000 तक कैसे पहुंचूंगा? एक स्टूडेंट इन वन बैच टू 5000 स्टूडेंट पर अटेम्प्ट, कैसे पहुंच सकते हैं? पहली चीज तो है क्वालिटी टीचिंग। हाँ, दूसरा, हाँ, ये इनफैक्ट एक क्वालिटी टीचिंग जो तूने बोला ना अथर्व, ये तो अपनी कोर कंपिटेंसी बन जानी चाहिए। ठीक है, तो कोर कंपिटेंसी बनानी पड़ेगी। पहला इसने सही बोला, एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए। और बताओ, वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कोर कोर कॉम्पिटेंसी में चला गया। क्या मैं किसी के साथ टाइप कर लूं? क्या टाइप कर लूं चलेगा? किसी के साथ टाइप करने से मेरे को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल जाएगी, सडन ग्रोथ मिल जाएगी। और बताओ, क्या मैं इंस्टीट्यूट का लेक्चरर बन जाऊं फॉर सम टाइम? ये भी तो कर सकता हूं। क्या मैं यूट्यूब पर फ्री वीडियो डाल दूं? ये भी हो सकता है। और बताओ तो, क्या मैं स्टूडेंट को काउंसिलिंग या ऐसे काउंसिलर बन जाऊं? काउंसिलर बन जाऊं उन लोगों का, ताकि वो मुझे जाने, अभी नहीं तो बाद में। ठीक है, अब देखो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं किसी के साथ टाइप कर लूं तो मुझे इमीडिएट रिजल्ट तो मिल जाएगा, इमीडिएटली स्टूडेंट्स तो मिल जाएंगे, पर किसी के अंडर काम करना होगा। एडवर्टीजमेंट करा तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता कि एडवांटेज कितना आने वाला है, खर्चा शायद ज्यादा हो सकता है। अगर मैं इंस्टीट्यूट में चला गया तो इंस्टीट्यूट के क्लॉज ही अगर मेरे को बांध के रखे कि तू 5 साल कहीं जा नहीं सकता, तो नुकसान हो सकता है। अगर मैं एज अ काउंसिलर या यूट्यूबर बन गया तो भाई फ्री की सेवा करनी पड़ेगी। तो मुझको मेरे दायरे, मुझे ऑल्टरनेटिव एक्शन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, इवेल्युएट करेंगे। और चौथे स्टेप में इसमें से कोई बेस्ट वे मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब बताओ, तुम अगर होते तो कौन सा वे सिलेक्ट करते? पहले तो बोलो कौन सा वे एलिमिनेट कर देते। एडवर्टीजमेंट इनिशियली सर आपको तो कोई जानता नहीं, तो आपकी एडवर्टीजमेंट का कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला, खर्चा ज्यादा कर बैठोगे। 1.5-2 लाख रुपए खर्चा होता है, अभी आपके पास एक स्टूडेंट है। और बताओ, और क्या कट करोगे? इंस्टीट्यूट लेक्चरर कट करूं या रहने दूं?
इंस्टीट्यूट लेक्चर ये बोलता है रहने दो, इसमें कुछ भी चीज सही नहीं है, कुछ भी चीज गलत नहीं है, ये स्ट्रेटेजी है, ये फिलॉसफी है, ये पाथ नहीं है। हाँ बोलो, काउंसलर बनना। सर एक काम करो ना, प्लस काउंसलर भी तो बन सकते हो ना। अरे आप वहां पढ़ाओ भी और काउंसलिंग भी करो। डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस हॉस्पिटल में भी करता है और क्लिनिक भी तो है उसका, वैसे करो। सर यूट्यूब पे भी चैनल खोल दो ना। पर ये तीनों का कॉम्बिनेशन लेने के बाद कोई क्लास तुम्हें टाइप नहीं करने दे रही, वो बोल रही या तो टाइप कर या तो ये तीन चीज एक साथ कर। अब फिर से तुम्हारे दिमाग में आ गया ये या ये, तो तुम क्या सिलेक्ट करोगे जो तुमको इमीडिएट गेन ज्यादा देगा। अब डिपेंड करता है ना, कोई जॉब में जाता है, कोई प्रैक्टिस में जाता है, किसको ये अच्छा लगेगा, किसी ये अच्छा लगेगा। तो तुम्हें स्टेज 4 में क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, और स्टेज 5 में उसका सिर्फ मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। समझ में आया? तो 5 स्टेज क्या है? पहला स्टेज वेयर वी आर प्रेजेंटली, सेकेंड स्टेज वेयर वी वांट टू बी, तीसरा स्टेज इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, चौथा स्टेज सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, पांचवा ये उसका ये करना, क्या बोलते हैं, रिव्यू करना, रिव्यू एंड इवैल्यूएशन। यानी कि एक बार टाइप कर लिया, टाइप है 5 साल का, तो 5 साल बाद तेरे को वापस से देखना चाहिए क्या तू सही लाइन में है या तेरे को यहां जाना चाहिए। कई बार लोग करते हैं यू टर्न लाइफ के अंदर, जॉब करते हैं 5, 7, 10, 20, 15, 25 साल करते हैं, उसके बाद बोलते हैं नहीं अब यू टर्न, अब बिजनेस चालू करूंगा। तो यू टर्न कभी भी पॉसिबल है, उसके लिए ना कंटिन्यूअसली रिव्यू करना पड़ता है खुद को। देखो देखना पड़ेगा अब तेरे पास स्टूडेंट का बेस कितना हो गया। अब तू देखेगा 3000 स्टूडेंट तो हैं, मैं मेरे ड्रीम के बहुत पास हूं, पर मेरा ड्रीम था 5000 स्टूडेंट मेरे होने चाहिए, किसी के अंडर काम करके नहीं होने चाहिए थे। तो फिर उस समय तू बैक पॉइंट सोच सकता है, अगर मैंने आज एक क्लास छोड़ दी तो मेरे पास 1000 खुद के स्टूडेंट हो जाएंगे, चलेगा मेरे को। तो ये इवैल्यूएशन चलता है। देखो स्ट्रैटेजी जो बनेगी उसके अंदर ये सारे स्टेजेस तुम्हें क्रॉस करने पड़ेंगे, इससे तुम्हारा फ्रेमवर्क बनेगा, इससे दायरा बनेगा। समझ में आया? अब जैसे ही तुमने टाइप सिलेक्ट कर लिया ना, तुम्हारा दायरा सीमित हो गया। देखो अब तुम ये वाले पाथ में नहीं जा सकते, समझ में? एटलीस्ट 5 साल तक। तो अपना फ्रेमवर्क तो भाई डिसाइड हो गया। तो फ्रेमवर्क बनता कैसे? 5 स्टेज है, वापस बोलोगे 5 स्टेज। कौन कौन सी? सबसे पहले वेयर वी आर प्रेजेंटली, वेयर वी आर नाउ, सेकेंड वेयर वी वांट टू बी, थर्ड इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, फोर्थ सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, और पांचवा उसका रिव्यू एंड कंट्रोल। रीड कर ले लास्ट पॉइंट, बस इतना ही पढ़ लेते हैं फिर हो गया आज के लिए अपना। The basic framework of strategic management involve 5 stages. Stage 1, organization analyzes about present situation. Underline करना, present situation means where we are now in terms of strength, weakness, opportunity and threat. ये SWOT analysis होता है। कभी सुना है ये वर्ड SWOT analysis? हाँ सुना है? हाँ SM में आगे है SWOT analysis, strength, weakness, opportunities and threat. बेसिकली स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल फैक्टर होता है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। करेंगे, सेकंड चैप्टर बहुत ब्यूटीफुल है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर तुम्हें समझा रहे स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं अपन। सेकंड में ना सबसे फेवरेट उसके अंदर तुम देखोगे एक एनसॉफ्स मॉडल है और एक BCG मॉडल है, पोर्टफोलियो मॉडल्स, बहुत अच्छा चैप्टर है वो, और अपने को याद हो जाएगा, देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला स्टेप समझ में, करंट सिनेरियो का एनालिसिस, वेयर वी आर प्रेजेंटली, SWOT एनालिसिस के थ्रू। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव बाय एनालाइजिंग वेयर दे वांट टू गो, हम कहां हैं और हमें कहां पर जाना है। स्टेज 1, स्टेज 2 डिसाइड हो गया। स्टेज 3 ऑल्टरनेटिव्स, देखो यहां से वहां तक पहुंचना है। अभी तुम देखो मैं यहां बैठा हूं, यहां से डोर तक पहुंचने के तरीके क्या है? सीधा चले जा, रेंगड़ते रेंगड़ते लेटते हुए चले जा, जंप मारते हुए जा, कुछ भी करते हुए जा, वेरियस ऑल्टरनेटिव है कि नहीं है? मैं सीधा ही जाऊंगा। Organization analyzes various strategic alternatives to achieve their goals and objectives. The alternatives are analyzed in terms of what business portfolio, product mix to adopt, expansion. देखो इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं नीचे। मेन क्रक्स क्या है? एनालाइज करना है कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अवेलेबल है। उसके अंदर बोला भाई तेरे को अगर ग्रो करना है तो एक्सपांशन, मर्जर, यू मस्ट नॉट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। पर सीए कोचिंग के अंदर स्टूडेंट ज्यादा है, तुम मानते हो? तो वहां पे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस भी बहुत होते हैं। एक टीचर को अगर मान लो बहुत जल्दी ग्रो करना है, वो क्या करता है? यहां पे पढ़ाता है, नाम गेन करता है, दूसरी एकेडमी में 10% हाइक पर जाता है,
शेयरिंग रहता है बेसिकली, तो 50-50% शेयरिंग रहा करंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगली ऑर्गेनाइजेशन को बोलेगा मेरे को 60 चाहिए, फिर 2-3 साल में पड़ेगा, फिर जंप मारेगा 70 मांगेगा, करते 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 मर्जर्स करेगा, एक्विजिशन करेगा, अपनी नई क्लास खोल देगा और नए नए टीचर्स को अक्वायर कर मालिक बन जाएगा। तो बहुत सारे तरीके, अल्टीमेटली कोई भी टीचर कहां पर है और कहां पहुंचना चाहता है दोनों का इवैल्यूएशन करता भी है। मैं बता सकता हूं क्योंकि मैं कहां पर हूं, मैं कहां पर पहुंचना चाहता हूं, इसका इवैल्यूएशन हो चुका है। ऑल्टरनेटिव्स क्या है, आज मैं वी स्मार्ट में हूं, दिस इज माय बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मैंने चूज किया है, तो ये थर्ड स्टेज में हूं मैं। थर्ड स्टेज में इवैल्यूएशन था, फोर्थ स्टेज में इंप्लीमेंटेशन था। ऑर्गेनाइजेशन शुड सिलेक्ट बेस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव, ठीक है। लास्ट है, this is implementation stage in which organization implement and execute the selected objective to achieve the strategic goal plus review word भी लिख दे रहा। कंटिन्यूअसली अपने को रिव्यू भी करते जाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि अपना डिसीजन सही है इसकी गारंटी नहीं है, डिसीजन गलत होगा, देयर आर सर्टेन एग्जिट पॉइंट। अब जैसे कि कोई बंदा कोई रिलेशन में, उसने डिसीजन ले लिया वेयर ही इज एंड वेयर ही वांट टू बी, उसने दोनों चीजों का एनालिसिस कर लिया, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अगर अवेलेबल है तो उसने इवैल्यूएट करके बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज किया, उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया, पर एक ना एक टाइम अगर उन दोनों को लग रहा है दैट इट इज नॉट गोइंग गुड, छोड़ सकते ना एक दूसरे को, रिव्यू भी जरूरी है। जैसे कि वो बात आती है ना, उसका मैसेज आता होगा वी नीड टू टॉक, अब तुम मराठी में या हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हो, ऐसा कभी किसी का मैसेज आया तो समझ जाना भाई रिव्यू टाइम आ गया है, अब डिस्कशन होगा, कॉफी विद करण होने वाला है जिसके अंदर हम हार्दिक पांड्या बनने वाले हैं और पूरी दुनिया अब हमारा मजाक देखेगी, खास करके दोस्त हमारा। समझ में आया? ये पढ़ के आ जाना कल, बाकी का कल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, अब बहुत अच्छा पार्ट है आगे का। चलो गाइस, थैंक यू, दैट्स इट फॉर डे। आज कम पढ़ा अपन ने, इनफैक्ट 1 घंटे को भी अभी 45 सेकंड बाकी है, पर ठीक है, जाओ तुम।